अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एहसन। नाजरीन, हमें ये जायज़ा लेना है आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में बिजनेसेस में कहां पर खड़ा है। हमारे यहाँ अगर बेरोज़गारी हो रही है तो यूरोप में भी बेरोज़गारी हो रही है। चीन माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है, तो हम पाकिस्तानी बतौर इंसान वैसे ही इंसान है जैसे कि चीन में लोग हैं, तो हम फिर इस टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं। फिर इसके अलावा जो ताज़ा खबरें हैं उनमें मस्जिद के हवाले से उनमें यह है कि शरह सूद जो है उसमें 5% कमी की गई है, 0.5%, और उस वक्त 11% से उसको 10.5% कर दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। इसके अलावा PIA जो है इसकी निजकारी के लिए बोली लगने का अमल शुरू हुआ चाहता है। इसके अलावा जो एक रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि IMF ने ये कहा है पाकिस्तान को कि आपकी जो इंपोर्ट डाटा आपका है, दरामदी डाटा, उसमें $35 अरब का तजाद पाया जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या करें, आप शुमारियाती इस्लाहात लेके आएँ। इसका मतलब है कि IMF मसलसल तीसरी चौथी रिपोर्ट आ गई जिसमें वो ये कह रहा है कि आप अपने मुल्क में मईशत बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात को लेकर लाएं। हम इस्लाहात क्यों नहीं कर पा रहे, किस किस शोबे में इस्लाहात होनी है और इसका इकॉनमी को फ़ायदा क्या होगा। याद रखिए नाजरीन, दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क जब अपनी कोई पॉलिसी बनाता है तो उसमें सबसे अव्वलीन हैसियत मईशत को देता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तमाम तर पॉलिसियाँ उनकी इकॉनमी की पॉलिसियों के गिरदा गिर्द घूमती हैं तो गलत ना होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को और उनके लिए इस्लाहात को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही। इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं जिसमें ख़ास तौर पे आज हमने जिन एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है उनमें हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब नज़ीर हुसैन साहब ने, हम उन्हें वेलकम करते हैं। दूसरे हमारे गेस्ट स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन साबिक एग्जेक्टिव कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी मोहम्मद अकरम, वो तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं। नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज़ आज हम नज़ीर हुसैन साहब से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जहां एक मिसाली हैसियत दुनिया में रखती है, इस हवाले से पाक चीन जॉइंट चैम्बर भी जो है वो भी एक मिसाली तौर पे होना चाहिए। और हम इनसे ये भी पूछेंगे पहले सवाल के तौर पे कि पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क़याम के अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये चैम्बर क्या करती है। इसके साथ फिर आप गुफ्तगू चलती रहेगी। जी नज़ीर साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका ये रवायती चैम्बर नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जो बाकी चैम्बर्स भी करते हैं और ये भी करते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करता है और स्पेशलाइजेशन है उसकी चाइना के लिए। चाइना के जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, जो कल्चरल साइड पे रिलेशनशिप बनेंगे, जो एजुकेशन में बनेंगे या बनने चाहिए, टेक्नोलॉजी में जो बनने चाहिए, ये चैम्बर हर उस किस्म की इंफॉर्मेशन अपने यहाँ रखती है, कांटेक्ट रखती है और इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो दोनों मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को प्रमोट करे। तो कोई 12 साल हो गया है इस चैम्बर को बने हुए। कई हज़ार हमारे मेंबर्स हैं, PIA भी है, जैज़ भी है, हायर वाले भी हैं, टेक्सटाइल वाले भी हैं, फूड वाले भी हैं। ये सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आपने जिक्र किया कि चाइना की इकॉनमी का और चाइना की टेक्नोलॉजी का, बाकी एक साइड पर रखें, आप शुरू यहाँ से करें। चाइना ने 25 साल में वो कुछ किया है जो यूरोप 250 सालों में कर चुका है, कर सका है, जो अमेरिका को 100 साल से ज़्यादा लगा। 30 सालों में 600 मिलियन लोगों को चाइना ने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। अब सवाल इस शुरू प्रोग्राम होने से पहले हम डिस्कशन ये कर रहे थे ये कैसे हुआ, हम क्या करें, कैसे करें। आप भी अपने इंट्रोडक्शन में ये कह चुके हैं। सबसे पहली चीज़
एजुकेशन है। जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, माओ जेतुंग ने पहला काम ये किया, एजुकेशन को ठीक करना शुरू किया। इस वक्त सर हमने क्या ठीक करना है ये भी बताएं ना। हमने एजुकेशन तो चूंकि है, यहाँ इतने इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, अगरचे कुछ कमियां भी हैं, लेकिन देखें इदारे हैं तो सही। वो क्या एक बेसिक फ़र्क है चीन का और पाकिस्तान का अगर एजुकेशन की बात की जाए? मैं अर्ज करता हूँ, एक होती है जनरल एजुकेशन, यहाँ पर 220 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 220 यूनिवर्सिटियाँ मिलके 200 तो बहुत बड़ी बात है, 2 डजन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस के एक्सपर्ट पैदा नहीं कर सकी जो आपके मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकें, आपके मुल्क का डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बना सकें, आपकी प्लानिंग में 5 साल का या 10 साल का प्लान डेवलप कर सकें। वो प्लान जो आपको नथी करे, अलाइन करे दुनिया जिस तरफ जा रही है 21st सेंचुरी की तरफ। सर क्या करिकुलम में कोई कमी है? कोई नहीं, करिकुलम भी डिफरेंट है। हम वो करिकुलम पढ़ा रहे हैं जो करिकुलम ऑब्सलीट हो चुका हुआ है। मेरी ये सजेशन होगी, चूँकि प्रोग्राम का इतना बड़ा वक्त नहीं होगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप ऐसे करें। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जी। ये जो मॉडल है चाइना का, डेवलपमेंट का मॉडल और गवर्नेंस का मॉडल, डॉक्टर साहब इन दोनों को स्टडी करें कि जो मॉडल कामयाब है, जो कैपिटलिज्म अमेरिका का है, जो कैपिटलिज्म फॉर एग्जांपल यूरोप का था, जो कैपिटलिज्म जापान का है, वो मार खा चुका है। वो जो मार्केट इकॉनमी की हम बात करते थे, लिबरल मार्केट इकॉनमी, उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ऊपर वाले का जब पेट भर जाएगा फिर आहिस्ता 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 नीचे आएगा तो आम आदमी को भी मिल जाएगी। वो लॉन्ग टर्म है, उसमें डिस्टॉर्शंस आती हैं। तो लिहाजा ये जो हमारा मॉडल था कैपिटलिस्ट मॉडल विद न्यू लिबरल इकॉनमी, NEO न्यू लिबरल इकॉनमी, इसमें क्या था कि जो भी इन्वेस्टर है उसे कोई सवाल ना पूछो, कैपिटल फ्लो इन एंड आउट करता रहे, जहाँ पर लेबर चीपर होगा कैपिटल वहाँ जाएगा और इंडस्ट्री लग जाएगी। ये क्यों हुआ कि जितना भी कैपिटल था अमेरिका का, यूरोप का और जापान का, वो चाइना क्यों आया? चाइना के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स था, वो ट्रेंड लेबर थी, वो एजुकेशन सिस्टम था, और जिसने वो लोग पैदा किए जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके पूरे ग्लोब के लिए। तो चाइना बिकेम ए मैन्युफैक्चरिंग हब एंड वर्कशॉप फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका नतीजा क्या हुआ कि वो जो मुल्क थे वहाँ पर एक किस्म का कहत पैदा हुआ। तो फिर मैं कहूँगा लेट्स स्टडी। लेकिन इसको और इस पर तखस्सुस पैदा कीजिए। ये बताइए कि आज चीनी और पाकिस्तानी लोगों की काबिलियत के दरमियान आप समझते हैं कि कोई बुनियादी फ़र्क है? स्किल्स की बात है, ये प्योर स्किल की बात है, नॉलेज है। हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम उर्दू पढ़ाते हैं, पढ़ानी चाहिए, फारसी भी पढ़नी चाहिए, लेकिन आया हमने किसी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन कराना शुरू की है सेमीकंडक्टर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर? ये वो स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने कल जाके काम आना है। नहीं, लेकिन सर यहाँ ये सवाल ज़रूर बनता है आपसे ख़ास तौर पे कि ये बताइए कि हम तो दावा करते हैं कि चीन हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त है और हमारी जो दोस्ती की गहराई है वो समुद्रों से ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि क्या कभी हुकूमत ने चीन से इस चीज़ की दरख्वास्त नहीं की कि वो टेक्नोलॉजी ये वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वाला इल्म जो है, ये नॉलेज कहीं भी किसी लेवल, छोटे से छोटे लेवल पे, रेलवे या एयरलाइन लेवल पे, या कहीं वो शिपिंग लेवल पे, या कहीं भी मैरीन साइट पर, या किसी भी साइट पर, या आप कोई भी अप्रेंटिसशिप देख लें कि उस साइट पे वो करके कोई हमें दे? क्या ये इतने हम बेजार हैं टेक्नोलॉजी से? जी, मैं अर्ज करता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, उसको कहते हैं कैपेसिटी टू कंज्यूम। हर इकॉनमी की कैपेसिटी होती है। वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो कल्चर है डेवलपमेंट का, उसको एब्जॉर्ब करे। अब हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि हम आज से क्वांटम कंप्यूटर कर लें अब, या ये जो सेमीकंडक्टर कर लें। वजह उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एक सेकंड के अंदर वो बिलियंस एक्टिविटी करते हैं। अच्छा चले, चीन ने ये एनर्जी का मसला कैसे हल किया जो हमसे हल नहीं हो रहा? सर, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सोलर पैनल लगा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला लेंगे, नहीं चल सकती। अमेरिका ने क्या किया, मैं अर्ज करता हूँ, अमेरिका ने क्या किया, मिनी एटॉमिक पावर प्लांट लगाने शुरू किए हैं। 1100
एटॉमिक प्लांट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनको अटैच किया है। वो इलाके जहाँ पर कोल पैदा होता था, कोल चूँकि बंद हो गया इन्वायरमेंट की वजह से, अब उन्होंने वहाँ पर इसी चीज़ को एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए छोटे एटॉमिक प्लांट लगाने शुरू किए हैं। हम क्यों नहीं अपने मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते, हम क्यों नहीं और एटॉमिक पावर बनाते। ये जो हम सोलर की बात कर रहे हैं, ये घर के लिए भी ठीक है, ये गांव के लिए भी ठीक हो सकता होगा, लेकिन मैं अर्ज करूं अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमें उसके चाइना ने क्या किया इसके लिए एनर्जी? सब चाइना ने, आप देखें 3 गॉर्जस डैम बनाया, उसकी कैपेसिटी आप सबको इल्म है कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाइना इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, पूरा अमेरिका उतनी इंडस्ट्री प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। यू मीन कि हाइडल पावर जो है हमें जो है ना उसकी तरफ जाना होगा? उसकी वजह यह है कि हाइडल पावर आपको सस्ती मिलेगी। अभी आपने इंट्रो में कहा कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट बेशक कम करते रहें, अगर इनपुट्स जैसे एनर्जी है, इस वक्त जो भी एनर्जी का लेवल है, पिछले दिनों बिलावल साहब आए हुए थे FPCCI में, सबसे बड़ी जो डिमांड थी वहाँ आपको 150 के करीब मुख्तलिफ चैम्बर के नुमाइंदे बैठे हुए थे। वो ये थे कि सर एनर्जी की कॉस्ट कम करें और दूसरा इंटरेस्ट रेट कम करें। वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आप कैसे कम करेंगे बिजली का पर यूनिट कॉस्ट? ये इस कॉस्ट के ऊपर भाई साहब भी एम्ब्रॉयडरी में बिजनेस है इनका, ये आपको बताएंगे कि इस एनर्जी कॉस्ट के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी, तो आपको कुछ करना होगा। आपको मसला किस चीज़ का है? IPPs का है। अब IPPs के लिए जो भी एग्रीमेंट आपके हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप आवाम को, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप बिजनेसमैन को क्यों पेनलाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो बुरे एग्रीमेंट थे और उनको वो पे करना है। वो गवर्नमेंट एक साइड पे रखे, उनको जैसे भी पे करना है वो पे करे, लेकिन इंडस्ट्री को एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर एनर्जी सप्लाई करे, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर चाइना की तरफ जाता हूं अगर आप इजाज़त दें। जी। आप सर चाइना का एजुकेशन सिस्टम प्लीज़ स्टडी करवाएं। वो किस तरह स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस करता है, वो किस तरह टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करता है। वो अभी से उन्होंने प्राइमरी क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर पहली जमात से, कच्ची जमात जिसको हम कहते हैं, वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना शुरू कर दी है। अब आप अंदाज़ा करें जब वो जाएगा हार्वर्ड पढ़ने के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, वो चाइनीज़ बच्चा जो है वो पहले से आधा प्रोफेसर बन चुका होगा IT के अंदर। ठीक है जी, आई गॉट दी। ठीक है जी, आप एनर्जी कॉस्ट के भी कह रहे हैं और चाहते हैं कि चीन का जो है ना वो जो स्किल डेवलपमेंट लेवल है उसकी एजुकेशन यहाँ भी होनी चाहिए। हाजी अकरम साहब, आप ये बताइएगा कि एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री, ये भी एक तरह समझा जाता है कि ये चाइना से मुस्तार होती है, और आपने इसमें कुछ कोशिशें करके एक एसोसिएशन भी बनाई और उसके बाद इसकी तरबियत का बंदोबस्त भी यहाँ किया। तो क्या अब हम इसे कह सकते हैं ये कि ये कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर बन गया एम्ब्रॉयडरी का भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, मुल्क कोई भी होगा ना, उसकी मईशत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर उसकी इंडस्ट्री अगर ग्रो ना कर रही हो, और उसकी इंडस्ट्री के साथ साथ उस मुल्क की एक्सपोर्ट ना ग्रो कर रही हो। ठीक। अब एक्सपोर्ट होगी तो मुल्क तरक्की करेगा जी। अब हमारा सेक्टर, क्योंकि टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी टेक्सटाइल में ही आता है, तो टेक्सटाइल के हालात इस वक्त इस मुल्क में इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हाई चला गया है कि हमें क्या नाम है समझ नहीं आ रही कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हम कंपटीशन में कहीं फॉल ही नहीं करते। हमारे जो साथ वाले मुल्क हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, बाकी जितने भी हमारे एशियन कंपेटिटर्स हैं, उनकी आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देख लें, उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट देख लें और हमारी देख लें। हमारे यहाँ बिजली का कोई हाल नहीं है, बिजली उधर। ऐसा भी इंडिया की आपने बात की, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री का अगर तकाबल किया जाए तो कहाँ खड़े हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारी इंडस्ट्री एम्ब्रॉयडरी की देखें, ये एक पहले कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई है और अब एक मेन इंडस्ट्री के तौर पे उभर के आई है, क्योंकि ये वैल्यू ऐड करती है जी। और पूरी दुनिया में वैल्यू ऐड की एक
خاص جگہ ہے, ایک خاص اس کی دیکھو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایک را مٹیریل اگر 100 روپے میٹر ہے, اگر اس کو ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو وہ 10,000 میٹر بھی ہو جاتا ہے, 5,000 میٹر ہو جاتا ہے. وہی سوٹ جو 2,000 والا ہے وہ 20,000 کا ہو جاتا ہے صرف ویلیو ایڈ کرنے سے. یعنی ایک چیز وہی ہے لیکن ویلیو ایڈ سے اس کی آپ دیکھیں باہر سے آپ کو فارن کرنسی کتنی ہوگی, ریمیٹنس کتنی آئے گی آپ کو. کن ملکوں کو آپ ٹیپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے ایمبرائڈری کے حوالے سے؟ یو کے, کینیڈا, امریکہ وغیرہ کو بھی؟ یو کے, کینیڈا, امریکہ ہمارے جو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا یہ اور ایران, یہ ہم 4 ملک کی اگر ایشین کے دیکھ لیں تو ہم تقریباً پوری دنیا کا 45% آبادی بن جاتی ہے ہماری. جی ہماری قریب کے اتنے بڑی منڈی ہے ہمارے پاس, ہم آپس میں تو کھولے پہلے. اگر ہم آپس میں ان کو کھول دیں گے, تجارت کھول دیں گے تو یقین کریں ہمارے ملک کو کسی بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے ملکوں کی طرف رخ کرنے کی. ہم آپس میں اتنی بڑی تجارت کر لیں گے کہ ہماری معیشت ہمارے ان ایشین کنٹری سے ہماری معیشت کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جی. اور دوسری بات یہ ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے کے لیے, اپنی پروڈکٹ کو کمپیٹیٹر کرنے کے لیے, کہ ہم نے کمپٹیشن میں لانے کے لیے ہم نے اس کو کاسٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہمارے ہاں بجلی آپ دیکھ لیں اس کی کاسٹ کہاں پر ہے. آج سے پہلے یہ بتائیے کہ ایمبرائڈری کی جو انڈسٹری ہے یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے, یعنی آپ اپنی مشینری, اپنے ٹیکنیشینز, اپنے جو ورکرز ہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ یہاں آپ ممکن ہے پاکستان میں ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر کوئی, میں نے ایک شروع کیا تھا ٹیفٹا میں شروع کیا تھا, کورس کروانے کی کوشش کی تھی, 2-3 سال تک ہم نے کوشش کی, بہت اس پہ سر کھپائی کی. اینڈ ہمارا جو سسٹم ہمارا بریک ہوا یا ہماری بات چیت ختم ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ٹیفٹا نے ہمیں مشینری دینے سے انکار کر دیا تھا. ہماری وہ انڈسٹری ہے کہ ہماری کروڑ روپے کی ایک مشین ہے اور ہمیں ان پڑھ جاہل لوگ اس کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی ہمارے ہاں ادارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کو وہ چلائیں اور جہاں سے وہ سیکھیں اور وہ تربیت لے کے آئیں. ہم تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے آپشنز اوپن کیے ہیں, تو کیا اس ایمبرائڈری سیکٹر میں کوئی ہمارے ایک سنگل ادارہ بتا دیں کہ جہاں پر ایمبرائڈری کی کوئی تربیت دی جاتی ہو, کوئی سکول ہو, کہیں گورنمنٹ نے کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ بنایا ہو جہاں پر کوئی وہاں مشینری رکھی ہو کہ اس کو تربیت دے کے دیکھیں ہم. اچھا, اگر یہ ٹیفٹا اور دوسرے ادارے جو ہے ٹیکنیکل جو ادارے ہیں اگر یہ ٹریننگ دینا شروع کر دیں مشینری وغیرہ خرید کے, جی تو کتنے لوگ جو ہے نا کنزیوم ہو سکیں گے آپ کے انڈسٹری میں؟ ہمارے ہاں تو میرے خیال سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں تو مشینری ہے, تو یہ تو لاکھوں کی تعداد میں روزگار لوگوں کو مہیا ہوگا. اور یہ روزگار دیکھیں تبھی نکلے گا اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کھولیں گے, منڈیاں کھولیں گے ان کے لیے. نہیں تو ہماری اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جب سے ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ ایک معاملہ خراب ہوا ہے, ہماری پہلے ٹوٹل یہ جو انڈسٹری کی جتنی بھی چیزیں تھیں ہماری پروڈکٹس تھی, یہ وایا دبئی سمجھ لیں, وایا اس کے افغانستان سمجھ لیں, ڈی روٹ ہو کے یہ انڈیا جاتی تھی. اب انہوں نے اتنی سختی کر دی ہے اس جنگ کے بعد, کیونکہ تعصب بہت زیادہ, اور یہ ان کا بنتا بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جب جنگ کے معاملات ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ٹریڈ کیسے کھولیں گا. یہ تو کہ ہمیں دیکھو ہم نے معاشی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر تب بنانا ہے کہ ہم پالیسیز لے کے آئیں, اور جس طرح ہم نے مارکہ حق میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, کس میں ہم نے ڈیفنس میں بنا دیا ہے الحمدللہ, کہ ہماری فوجی صلاحیت پوری دنیا نے مانی ہے کہ ہم نے اس میں ایک واضح برتری حاصل کی ہے. اسی طرح ہی ہمیں معاشی طور پہ بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر ایسی کیا نام ہے لے کے آئیں, ایسی اصلاحات کریں اس انڈسٹری کے اوپر کہ اپنے ہماری انڈسٹری نکل کے جائے, اور ہماری انڈسٹری میں زیادہ سے زیادہ دیکھیں لوگوں کو انسینٹیو دیا جائیں. پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں یا اس ملک کے انڈسٹریز بھی ہیں, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو آسان قرضوں پہ فیکٹریز لگانے کے لیے لون دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے
ان کو کیپٹل کے لیے لون دیے جاتے ہیں, ایک لانگ ٹرم لون دیے جاتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے فیکٹریز کے اوپر, انڈسٹریز کے اوپر, تبھی ہم اس کو دیکھیں لو کاسٹ پہ لائیں گے. تو ہماری جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو انڈسٹری ظاہر ہے گرو کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی, کاسٹ آف جو ہے نا پروڈکشن, یہاں بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے. اس کو آئی ہوپ کہ اگر ارباب اختیار و اقتدار اس کو سن رہے ہیں تو وہ ضرور اس ضمن میں آپ سے رابطہ بھی کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں. ہم نذیر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. نذیر صاحب یہ بتائیے گا, سی پیک پاکستان کے حوالے کہا جاتا ہے جی معاشی شاہ رگ ہے. اگر یہ ہماری معاشی شاہ رگ ہے تو کہاں ہم کھڑے ہیں, کہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ سفر جو ہے اس کوریڈور کا یہ کس لیول تک پہنچ چکا ہے؟ اور پھر اسپیشل اکنامک زونز کی بات بھی اس حوالے سے ہوتی ہے, پھر انرجی سیکٹر اور ٹرانزٹ ٹرین جو ہے اس کے حوالے سے بھی سی پیک کا نام لیا جاتا ہے. تو کہاں ہم ان پروجیکٹس کے حوالے سے کھڑے ہیں؟ جی, یہ بہت اسٹریٹجک ایریا ہے. آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ریز کیا. سی پیک حصہ ہے BRI چائنا کا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. وہ ایک پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو تھا, ہے ابھی بھی جو ہے. اس کے اندر سے جو پروجیکٹ نکلا وہ تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. مقصد اس کا یہ تھا کہ دنیا کے مختلف ریجنز کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے, تاکہ کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو ٹریڈ ہو پائے گی, کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھیں گے. اسی میں سے سی پیک نکلا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کے 2 فیزز ہیں. پہلا فیز یہ تھا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے. اب انفراسٹرکچر بھی 2 ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سڑکیں ہی انفراسٹرکچر ہے, نہیں. ایک ہوتا ہے بیک بون انفراسٹرکچر, جیسے پورٹ ہے, ایئرپورٹ ہے, پاور پلانٹس ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کے نیٹ ورک ہے. یہ بیک بون انفراسٹرکچر ہوا. اس کے بعد دوسرا جو بنا یہ سڑکیں بن گئیں. یہ پہلا فیز تھا جو بن چکا ہے. مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, BRI کے تھرو بھی اور جو ریجن کے اندر ہے اس کو تھرو بھی. دوسرے فیز میں یہ ہونا تھا کہ اسپیشل اکنامک زون بننے تھے. اس وقت آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ کتنے بننے ہیں. مسئلہ کہاں شروع ہوا؟ اصل بات یہ ہے, آپ کی جب 2014 میں پریزیڈنٹ آئے تھے, آنا تھا انہوں نے, آئے وہ $52 بلین کا پیکج لے کر آئے. گورنمنٹ نے شروع کیا. اس وقت پاکستان میں 2 چیزوں کی کمی تھی. ایک انرجی سپلائی, بہت پرابلم تھے. آپ کو پتا 18 گھنٹے کا یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, بلیک آؤٹ ہوتے تھے. اس کے لیے پلانٹ لگے ایمرجنسی بیس کے اوپر, بالکل ٹاپ پرائرٹی پہ. اس کے بعد موٹر وے بنے, وہ بھی بننے شروع ہو گئے. اب جو پہلا فیز تھا, جب وقت آیا دوسرے فیز کا, انفارچونیٹلی آپ کے ہاں حکومت بدل گئی. ہر گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی لانگ ٹرم پلان کسی کے پاس نہیں ہے. اگر جو گورنمنٹ بعد میں آئی, اگر آپ مجھے نام لینے دیں, اگر PTI کی گورنمنٹ آئی تھی, ان کے پاس اسی کو تسلسل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک نیشنل پروگرام تھا. ایک بہت بڑا کنٹری جو فیوچر کا سپر پاور تھا, دا موسٹ پاورفل مین پریزیڈنٹ شی جن پنگ خود بذات خود 52 بلین کا پروجیکٹ لے کر آئے. آپ اس کو کنٹینیو کریں. اس کے درمیان میں ہکپس آئے, جسے کہتے ہیں رکاوٹ آئی. وہ رکاوٹ جب آئی تو آپ کا جو بڑی انویسٹمنٹ تھی ڈاکٹر صاحب, وہ ہو چکی تھی. کس کے اوپر تھی؟ انفراسٹرکچر کے اوپر تھی. پورٹ بن گیا, ایئرپورٹ بن گیا, سڑکیں بن گئی, پاور پلانٹ لگ گئے. اب انہوں نے استعمال ہونا تھا اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, جس طرح ابھی بھائی صاحب نے کہا. اب اس میں 2-3 سوال اور بھی کریں گے, اور آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے, لیکن ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.